नमस्कार दोस्तों। यस सर। हेलो। ज्वाइन हो रहा था सर। नहीं, ज्वाइन नहीं हो रहा है। कोई रिक्वेस्ट? तुम्हारी फोटो तो आ रही है। मेरी फोटो आ रही है तो हाँ, उसी पे सर मैं भेज रहा हूँ, इनवाइट आपको कर रहा हूँ, लेकिन फिर से करो। ओके। जो मैं लाइव कर रहा हूँ सर। सर जो मेरी लाइव हो रही वीडियो, जो मेरी लाइव वीडियो दिख रही है आपको? नहीं, अब नहीं दिख रही। इसके पहले दिख रही थी सर। हाँ, फिर से भेजो। कट कट करके फिर से भेजो। ओके सर। फिर क्या करना है? लाइव वीडियो दिख रही है तो क्या करना है? उसी पे सर मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको अब। ठीक। हाँ
सर जो लाइव वीडियो दिख रही है उसमें सर फाइंड फ्रेंड का जो लोगो है दो लोगों का, हाँ। उस पे सर मुझे ऐड का रिक्वेस्ट भेजिए। नहीं नहीं, हमें अब कुछ नहीं दिख रहा है, वो आपका इनवाइट भी खत्म हो गया। ओ, इनवाइट तो मैं फिर से आपका लगातार कर ही रहा हूँ सर। बाकी हमने कभी फेसबुक पे नहीं दिया, हमेशा यूट्यूब पे होता है हमारा। अच्छा सर। हाँ, किसी चैनल पे होता है, हम्म लिंक हम्म होता है, लिंक से जुड़ जाते हैं। हम्म, फेसबुक का ये पहला है। जी रुकिए सर, मैं लिंक कोशिश करता हूँ लिंक ही भेजूं। लिंक मंगल हाँ। और लगातार उसमें ये बताओ कि मुझे हाँ? अरे वो लिंक भी होता है क्या? देखो मुझे इनवाइट दोनों मैंने कभी किया नहीं ना। एक मिनट के लिए मैं उनको देखता हूँ। हम्म, हाँ, लिंक हो कोई तो भेजो। लिंक नहीं होता तो मुझे इनवाइट तो करो, बताओ तो। इनवाइट तो अभी तो एक तुम्हारा मिनट के लिए इनवाइट करो। अभी तुम्हारा हो रहा था। उसमें जाता है ना तो दोनों वीडियो आती है। हम्म, देखो तुम्हारे अब गया, दिखाया। तुम्हारा तो आ गया मतलब। मेरी आईडी पे जाके देखें सर। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जरूरी कन्वर्सेशन है और सर थोड़ा है हमारे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज वेट करें। हाँ सर। हाँ, लाइव तुम्हारे आईडी पे लाइव पे है। लाइव देख रहे हैं सर? हाँ जो मेरा लाइव चल रहा है, हाँ हाँ। तो सर मैं आपका शो नहीं कर रहा है, पता नहीं। आप हाय हाय लिख के भेजिए सर उसी लाइव पे। ओके सर। सर मैं ऐड ऐड कर लिया हूँ, आप ज्वाइन हो सकते हैं सर। ऐड किया हूँ सर, आप पे गया होगा। थैंक गॉड सर, थैंक गॉड, स्वागत है सर। बड़ी मशक्कत के बाद सर कैमरा सीधा कर लें सर। कैमरा सीधा नहीं आ रहा है सर, सीधा कैमरा नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ कैमरे में प्रॉब्लम।
सर आपको फोटो सीधी आ रही है सर? फोटो थोड़ा फोटो आपका सर फोटो सीधा नहीं आ रहा है सर। थोड़ा कैमरा, हाँ, और थोड़ा रोटेट करें सर। और हल्का रोटेट। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फाइन सर। हल, हल्का सर और रोटेट। हल्का। ओके सर। सर सही है सर, सही है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो प्रणाम मेरी तरफ से आपको। लेकिन आप तुम्हारी फोटो जो है आधी आ रही है। हाँ, आधी ही आएगी, आधी ही आएगी सर, आधी ही। तुम्हारा फेस आधा आ रहा है। आधा ही आएगा सर, आधा ही आएगा। हाँ। तो आपका स्वागत है सर मेरे लाइव इस सेशन में। और आवाज मेरी जा रही है सर? हाँ, बहुत हल्की आ रही है। हल्की आ रही है सर? तो थोड़ा वॉल्यूम आप बढ़ाएं सर अपनी, देखें सर पहले। वॉल्यूम फुल पे। ओके सर। कैमरा बिल्कुल ठीक है सर अभी आपका। आप बताइए। ओके सर। थैंक यू सर आपको। आपका धन्यवाद कि आप मेरे इस लाइव सेशन में जोड़ रहे हैं सर। हेलो। हाँ सर। आपका धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन फेसबुक में सर। जी। हाँ, बोले। आवाज आ रही है सर? हल्की आ रही है। हल्की आ रही है सर, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सर उधर। मुझे तो आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। हमारी आवाज आ रही है। एकदम एकदम फिट सर आ रही है, बहुत अच्छे से। सर आपका स्वागत है लाइव सेशन में। अच्छा। सर आपका परिचय मैं देना चाहूंगा आपको। तो वैसे सभी लोग जानते हैं सर, विशंभर नाथ अरोड़ा जी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं साकेत अ, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य रहे हैं सर। सर बी एन अरोड़ा सर। आप सभी लोग मेरे साथी अयोध्या फैजाबाद के जानते हैं। बाकी और जो लोग जुड़े हैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि सर साकेत महाविद्यालय पूर्वांचल का जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है उसके पूर्व प्रधानाचार्य हैं, रहे हैं। और हम सर से बात कर रहे हैं कि अ, अयोध्या में बहुत बहुत पहले 1975 में हमारे अ, अयोध्या में ही पता चला कि एक गुमनामी बाबा रहते हैं। और उस उन गुमनामी बाबा को लोग ये ये हल्ला हुआ या जो भी हुआ कि ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और मैं सर को इसलिए उस चीज से जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सर सुभाष चंद्र बोस जी के उस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे क्या हुआ था उस समय। तो सर से मैं उन सब चीजों पे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा। सर आप, मैं तो उनके बारे में तो
बता ही रहा हूँ कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनके बारे में। लेकिन सर थोड़ा सा आप अपना कुछ बताएं सर, आप कहाँ से क्या रहे हैं, तो थोड़ा एक परिचय हो जाए। मैं प्रोफेसर के साथ साथ जी पत्रकारिता में मेरा इंटरेस्ट था। जी और मैंने लिखना शुरू किया था, मैं लिखता था अंग्रेजी अखबारों के लिए। जी और उस मैंने शुरू किया था पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर से। जी आनंदबाजार पत्रिका कलकत्ते से निकलने वाली सबसे बड़ी अंग्रेजी का अखबार था। जी वहां से मैंने शुरू किया था। एक सिस्टर पब्लिकेशन था नवगढ़ इंडिया पत्रिका, जिसको एनआईसी कहा जाता था। जी और उसके बाद मैं टाइम ऑफ इंडिया का कॉलेज पर जी करीब 30 साल तक मैंने पत्रकारिता की। जब मैं प्रिंसिपल हुआ जी तब मैंने पत्रकारिता से संन्यास किया। जी तो क्योंकि पत्रकार था इसलिए पूरी प्रवृत्ति थी जी और उनकी जानकारी आती थी, तो ये करना चाहता था। ये छोटा सा मेरा परिचय। जी 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 सर। तो, तो सर कैसे पता चला कि गुमनामी बाबा हमारे इस अयोध्या शहर में है, कैसे पता चला? देखिए, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले जी मैं आपके व्यूअर्स को एक बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि मुझे खुद स्वयं में जिस समय ये मामला उठा था, जी तो मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। जी और मेरे मन की किसी मेरी बुद्धि के किसी कोने में 1% ये नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारत की धरती पर जो है वो एक एक बगल का ठीक कर और अज्ञात जीवन करते हैं। इसलिए पहला तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं बिल्कुल मुझे किसी कीमत पर ये मेरी बुद्धि स्वीकार करने को तैयार है। जी लेकिन जैसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मैंने खोजबीन शुरू की। और मैं अपनी खोजबीन के बाद जी और सब चीजों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा जिसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, जो कमीशन जिनके नेतृत्व में बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस और भगवान जी का, उन्होंने भी आप कैमरा ये स्वीकार किया कि एक सेकंड सर रोकना चाहता हूँ सर। मेरे जो भी व्यूअर है आपके व्यूअर को बता देना चाहता हूँ सर एक सेकंड रुकना सर एक सेकंड रुकना चाहूंगा। मेरे व्यूअर में कोई भी मुझे एक चीज ये बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है। शेषमणि भैया आप देख रहे हैं, आप बता दे कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं, लिख के मुझे बता दे प्लीज। मुझे कोई एक व्यक्ति बता दे। आपकी आवाज मुझे मिल रही, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? नहीं, वो फेसबुक लाइव पे कोई मुझे बता दे कि सही आवाज आ रही है कि नहीं। मुझे जो मुझे देख रहे हैं, जो हम आपको देख रहे हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूँ। कोई लिख के एक लोग बता दें कि आवाज जा रही है कि नहीं। कोई एक लोग लिख के बता दें। शिवानंद जी देख रहे हैं, शेषमणि जी देख रहे हैं, रोहित जी देख रहे हैं, बजरंग बहादुर जी देख रहे हैं, विकास जी देख रहे हैं, रामू यादव जी देख रहे हैं, अजय वर्मा जी देख रहे हैं, सत्येंद्र नाथ जी देख रहे हैं, कृष्ण कुमार सिंह जी देख रहे हैं, मनीष पांडे जी देख रहे हैं। कोई एक व्यक्ति, अर्जुन जी, धर्मेंद्र जी, कोई एक बता दे कि क्या सभी लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आवाज सही से जा रही है। सर हाँ, आगे सर बताएं सर। सर सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंचे भगवान जी। मैं निष्कर्ष पर पहुंचा और ये मैं आपको 100% जी गारंटी के साथ, जी एविडेंस के साथ जी ये आपकी रिपोर्ट को बताना चाहता हूँ जी। कि गुमनामी बाबा की सुभाष चंद्र बोस अरे सर और सुभाष चंद्र बोस के रूप में उन्होंने भारतवर्ष में गुमनामी जिंदगी करीब 35 साल उन्होंने अपनी जिंदगी
कि सबसे सैक्रिफाइस की उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखाया और अंतिम उनका जो है अंतिम काम भी उन्होंने अयोध्या की धरती पर किया। जी, जी, उन्होंने अयोध्या को चुना। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो आप बताइए, मैं किस रूप में आपके सामने इसको रखूं? सर, जो आप बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट का क्या था, आप कुछ बता रहे थे सुभाष चंद्र जी के बारे में। नहीं, देखिए ऐसा था कि इस समय ये 1975 छिहत्तर 77 की बात है जी, कि जब गुमनामी बाबा जो थे वो एक बाद में नाम पड़ा, हम लोग की स्टोरी के बाद उनका नाम गुमनामी बाबा पड़ा, अन्यथा वो पर्दे वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। और भगवान जी और बस्ती, वो बस्ती से आए थे, जी, बस्ती से अयोध्या आए थे जी, और वो एक बिल्कुल दरिया स्थान पर लखनऊ कोठी थी, जी, उसमें वो बिल्कुल बेहद जगह की, वो चारों तरफ जंगल और बीच में टूटी होती टूटी फूटी कोठी थी, उसके कोने में वो रहते थे, उसमें बिजली नहीं थी, नल नहीं था, पानी नहीं था और वो उसमें रहते थे और वो किसी से मिलते नहीं थे और जो उनके 6-7 शिष्य थे, 6-7 लोग जो अयोध्या में उनकी व्यवस्था में लगे रहते थे, वो भी उनसे पर्दे, उनसे भी वो पर्दे के अंदर पीछे से बात करते थे। जी, ये जानकारी थी जी, और ये भी जानकारी थी कि लोग उनसे रात बिरात मिलने आते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां आती हैं, बड़ी बड़ी, उस समय 1975-76 में बड़ी गाड़ियों का आना, एक महत्वपूर्ण चीज पर भी आती थी, क्योंकि समय ये सब व्यवस्था होती नहीं। जी, तो और उसके बाद जो है सारे न्यूज पेपर आते हैं पूरे वर्ल्ड ओवर के, तो इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें होती, तो मुझे भी पता चला था। जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो 7 आदमी थे जी, जो जिनको उस कैंपस में प्रवेश मिलता था, जी, ये 7 आदमी कोई मामूली आदमी नहीं, जी, ये 7 आदमी कोई ऐसे नहीं थे कि कोई नौकर टाइप या कोई व्यक्तिगत मित्र टाइप कोई लोग को, ऐसा नहीं था। ये 7 आदमी फैजाबाद के प्रमुख लोग, जी, जिनमें जिनमें अयोध्या के पुरोहित थे, बहुत प्रभावशाली पंडित रामकिशोर मिश्र। इसके अलावा फैजाबाद के सिविल सर्जन थे डॉक्टर आपके मिश्रा जी, तो आप सोचिए 1956 के बहुत बड़े सर्जन जी, डॉक्टर बनर्जी साहब थे जी, उनका तो पूरा परिवार था। सूर्य होम्योपैथ के सूर्य को कहा जाता है। जी, तो ऐसे लोग उनकी सेवा में थे। जी, एक एक और डॉक्टर थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जी, डॉक्टर राय, जी, डॉक्टर राय, इसी तरह 7 लोग थे जो उनकी सेवा में थे और शहर में ये खबरें होती कि कोई पर्दे वाले बाबा हैं, वो उनके यहाँ से जो सामान अगर कुछ खरीदने की आता है, कुछ नए नए लोग आते हैं, जैसे रिजर्व बैंक से निकले लोग और रात बिरात लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए और इस तरह की बातें थी। और ये था कि वो 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते, तो कुछ नेताजी सुभाष कलकत्ते से लोग आते हैं। जब नवरात्र आती है तो नवरात्र में इन 7 लोगों का आना जाना उनके यहाँ मना हो जाता है। तो वो जो कलकत्ते से आए लोग का ग्रुप होता था, वही लोग 3 दिन उनके यहाँ होता, 3-4 और 3-4 दिन में जो है वो जो इनके साथ लोग का डायरेक्ट कहेंगे उन लोगों को बनाई जाती थी कि आप लोग आए। जी, लेकिन
मेरी आत्मा इसको मानने को तैयार नहीं थी कि सुभाष चंद्र जैसा व्यक्ति, धीर व्यक्ति, जो एक एक खून के कपड़े से जिसने देश की आजादी का सपना संजोया, जो इंडियन नेशनल आर्मी जैसी आर्मी का गठन करके ब्रिटिश साम्राज्य पर जिसने हमला कर दिया और एक के बाद एक उस समय बर्मा का आपको म्यांमार है जिनको जीतते हुए इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच रहा था, ऐसा व्यक्ति जो है वो युद्ध में छिप के रहेगा। पहली बात तो ये जी युद्ध के बाद छिप के रहेगा जी। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को विज्ञान में जो पढ़ाया गया था कि वायु दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 जी 1945 जी 22 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब दिमाग में बैठा हुआ था। 18 तारीख को ये क्रैश हुआ था, 18 तारीख को मृत्यु 18 अगस्त 1945 तो 22 तारीख को, हाँ 22 अगस्त 1945 को जापान सरकार ने डिक्लेयर किया जी। तो ये सब स्थितियां थी तो मैं मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एक बार मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया जी। मैं गया तो उन्होंने जो सेविका थी माँ के नाम था जी। तो उन्होंने क्या कहते आए क्या काम है पूरा एकादश लिख के दीजिए, मैंने उसको लिख के दिया। उसके बाद फिर उन्होंने खिड़की का दरवाजा खोल के मुझसे कहा कि ऐसा है कि बाबा इस समय ध्यान में है, आप कल शाम को 4 बजे जी। तो हम यार ठीक है, कोई बहुत बड़े काम है जिसकी बड़ी साधना कर रहे हैं तो ठीक है, लौट आए हैं। अगले दिन गए, अगले दिन जाने का हमने निर्णय ले लिया जी। लेकिन जब मैं कॉलेज से लौट के घर पहुंचा तो भाई 2 दिन जी। तो मेरे घर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बैठे हुए थे, जीप खड़ी हुई और मैंने जब मैं घर के अंदर गया तो वो बैठे मेरा परिचय हुआ तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही मिलने चलाया, आप थोड़ा नाम सुना है, मिलने की इच्छा थी। हमने भाई देखिए ना तो मैं कोई एंटी सोशल एलिमेंट हूँ, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ। बोले नहीं, हम लोगों का तो काम ही है कि जो गाँव के लोग होते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनसे मिलना चाहिए। वो कॉफी पिलाई, वो बैठे गए, इधर उधर की बात करते गए। जब 4 बजने हुआ तो मैंने एक बार मेरी निगाह घड़ी हो गई, दीवार पे घड़ी गई और 1-2 बार मेरी निगाह गई जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या आपको आपका कहीं कोई अपॉइंटमेंट है जी। तो मैंने कहा मुझे कहीं जाना है जी। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आपको पढ़ने वाले बाबा से मिलने नहीं जाना है जी। तो हमने कहा जाना तो मुझे उम्मीद है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बोले कुछ नहीं, कल मैं उधर से जा रहा था भोला घाट तो मैंने आपका स्कूटर वहां खड़ा हुआ देखा था तो मैं समझ गया। हमने कहा कि आपको मेरा स्कूटर उसका नंबर आपने पहचान लिया कि मैं कोई इसका मतलब मेरे ऊपर बिहार जा रही है जी। मैं सोचा लेंगी, अरे बोले नहीं भाई कितने स्कूटर है शहर में, कितनी कारें हैं तो एक तो जवानी याद हो जाता है और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ब्रेक बात शुरू करना शुरू किया। उन्होंने क्या लेके रखा है कि एक कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो किसी कमरे में बैठ के अपनी साधना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जितना नहीं करेगा तो आप उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, आप उसकी पूजा में विलंब क्यों कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मुझे जान के बाद उसने लोग एक काफी होता है। अब संविधा के नाते मैं उससे कह नहीं सकता था कि नहीं आप जाइए मैं जा रहा हूँ। अब वो बात करना शुरू किया, शाम को 6:30 बजा दिया उसने और जो मुझे जाने जाना था वो तो मैं नहीं सीख जा पाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतना ब्रेन वॉश किया कि आप कभी न बात दिमाग से निकल गई। बोले आप भी पढ़े लिखे आदमी है और क्या सोच रहे हैं
मैं जानता हूँ आप क्यों मिलने जा रहे हैं, आपके मन में ये है, आप ये जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं कि नहीं है। ये सब मूर्खों की बातों में आप कहाँ आते हैं। आप इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, ये है वो है, सब करते कराते, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो मैं भी उनकी बातों में आगे 2-2.5 घंटे तक बैठे। आप जानते हैं वाले जो है ब्रेन वॉश करने में माहिर होते हैं। जी वाईटी के जो है डायरेक्टर थे वो, जी उनका नाम हसन तिवारी थे, नाम मैं भूल रहा है। एम एन तिवारी थे, एम एन तिवारी थे ऐसी कुछ। जी तो खैर उसके बाद वो उठ के चले गए और हमारे भी दिमाग से ये निकल गया, क्योंकि मैं खुद ही मानता था कि सुभाष चंद्र बोस जैसा वीर व्यक्ति जो है अपने देश में जो है वो गुमनामी क्यों बिताई। गुमनामी की जिंदगी क्यों बिताई। भाई कई बात खत्म हो गई। उसके बाद जब फैजाबाद शिफ्ट कर गया था तो एक फैजाबाद में सिविल सर्जन आए, सीएमओ आए, सिविल सर्जन की पोस्ट खत्म हो गई थी, सीएमओ की पोस्ट आ गई थी। सीएमओ आए तो उनको बंगला खाली नहीं मिल पाया था, तो वो 6 महीने के लिए फैजाबाद में राम भवन पे रहे। जी राम भवन में उनको वो फ्लैट किराए पे मिला। इस फ्लैट के बगल में ये नामी बाबा, बर्थडे वाले बाबा रहा करते। जी तो डॉक्टर मलिक थे, मिसेस मलिक थी, उनसे क्योंकि पत्रकारिता में भाई अच्छा सा परिचय हो गया था, तो घर का आना जाना था। फिर वो अपने बंगले में शिफ्ट गए। जी एक दिन मैं मेरी यूनिवर्सिटी में इंटर डिग्री कमेटी की मीटिंग चल रही जी तो उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होता था, फोन भी बहुत कम होते थे। जी तो मिसेस मलिक का फोन हमारे घर पे आया। जी उन्होंने कहा तो हमारी मिसेज ने कहा कि वो गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही है, तो उनका बहुत जरूरी है उनसे बात करना। जी तो मिसेज ने उनको अवध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का नंबर दे दिया। जी तो मिसेज मलिक ने अवध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में फोन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि वहाँ स्टडी कमेटी में प्रोफेसर लिया अरोड़ा है, उनको आप बुलवा दीजिए, बहुत जरूरी है। तो फोन किया, बात नहीं मिली तो उनको बुला लिया गया। मैंने मलिक से बात किया तो उनका तुरंत चले आओ, बहुत जरूरी काम। तो हमने सोचा कोई पारिवारिक संकट होगा या फिर जो है पारिवारिक संकट होगा या फिर घटना घटी होगी, तो मैं मीटिंग छोड़ के स्कूटर उठाया, मैं उनके बंगले चला गया। जी तो वहां देखा था शांति की कोई ऐसी बात नहीं थी। मिसेज मलिक निकल गई थी अपने बेडरूम से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात तुम्हें बताई। क्या बोली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और उनकी बॉडी रामपुर में पड़ी हुई। तो हमने कहा भाभी जी, फैजाबाद में जो राम भवन है उसमें ये वही बाबा तो नहीं है जो अयोध्या में पर्दे वाले बाबा के नाम जाने जाते थे। जी बोले हाँ हाँ वही। तो उनके ऊपर मैंने हालांकि जाहिर की, हमने कहा कि उसको तो मैं अयोध्या में जब रहता था तो मैं उसको उनके बारे में जानकारी थी और आपने हमारा समय वेस्ट किया। उनके बारे में तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ। और ये बताइए सुभाष चंद्र बोस जो है किस तरह रहेंगे। जी तो मैं उनको जान झपट के मतलब आपको तब भी विश्वास नहीं हो रहा। आपको वापस लौट गया यूनिवर्सिटी। आपको तब भी विश्वास नहीं हुआ सर। तब भी मुझको कोई विश्वास या कोई मेरा मन स्वीकार नहीं करता। वो लगभग सर 10 सालों से रह रहे थे अयोध्या में, तब से अयोध्या फैजाबाद में आके 10 साल रहे। हाँ नहीं, अयोध्या तो आ गए थे 1976 में सर। हाँ और 85 तक रहे। जी 9 साल। पूरा टाइम उनका अयोध्या में ही बीता। जी लेकिन एक साल रात में वो फैजाबाद राम भवन चले गए। जी 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 तो राम भवन भी उनका है। राम भवन
भी उसका है ठाकुर सिंह का जी, जो तो शक्ति अयोध्या में सिटी मजिस्ट्रेट थे जिनके एक कार्यकाल में 1949 में अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर आंदोलन प्रकट हुए। ओ बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जी 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 तो उनके बंगले में रहने की पहले गए थे, उनके बंगले में 4-5 फ्लैट भी बने हुए थे जो वो किराए का दिखाते थे। उनमें से ये मुन्नामी बाबा थे और दूसरे में ये वो था 6 महीना रहे थे जब तक उसका बंगला खाली नहीं हुआ। जी तो मिस्टर खलील ने हमें बताया, लेकिन हम उनको जहाँ चपक के हम वापस यूनिवर्सिटी चले गए। इसके 3 दिन बाद जिस दिन ये घटना हुई है उसके तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी जो है वो क्रिमेट कर दी गई उत्तराखंड। जी भगवान राम ने खुद जो है जल समाधि हुए थे। जी और आई बात खत्म हो गई क्योंकि इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। 3-4 दिन के बाद मैं अयोध्या आया। जी 4 दिन बाद और जब बाजार में था तो वहीं मुझे रामकिशोर कृष्ण जी जी तो बड़ी गरीब है पर्सनालिटी की। अयोध्या पूरे अयोध्या में तीन पुरोहित हैं। जी उनमें एक वो है जिनको 3 पुरोहित का दर्जा है, पंडा नहीं 3 पुरोहित का दर्जा है। जी जी तो वो 3 पुरोहित रामकिशोर कृष्ण जी में गए। बड़ी गरीब है पर्सनालिटी थी। जी तो मैंने रोक के मैं खड़ा हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपके बाबा जी तो रहे नहीं, जी तो वो हमारा धंधा पकड़ के रोने लगी, बहुत दर्द किया और बिल्कुल उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई, बेहोशी जैसी वो खाने लगी। तो मैंने उनको संभाल के अपने स्कूटर से उसकी बड़ी पर्सनैलिटी को किस तरह मैंने अपने स्कूटर पे उठाया। बेटा स्कूटर था इसलिए उसका भार वार रह गया। मैंने उनको उठाया, फिर उनके घर ले जाके उनको छोड़ा। तो वहाँ पानी वानी पिलाया। मेरे भाई देखो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, या कोई बात ना हो जाए तो इसलिए मैं तुरंत उनको ले गया उनके घर पहुंचाया। तो उन्होंने कहा 2 मिनट रुक जाओ। वो 2 मिनट खान वान किए, पानी वानी पिए और उसके बाद उनके मुंह से एक सेंटेंस निकला कि हाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये कहा उन्होंने, जहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और जिस आदमी की का अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार में 13 लाख लोग होने चाहिए थे, जबकि 13 लोग वहां मौजूद। जी ये उनका जो वर्ड था वो थोड़ा सा मुझको चेंज किया, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनको छोड़ के वापस लौट आया। लेकिन रात में मैं सोचता रहा इसके बारे में जी कि ये 13 आदमी और 13 लाख आदमी का क्या मतलब, जी क्या वास्तव में वो हो सकते हैं। ये एक दिमाग में गिरा घुमा। उसके बाद अगले दिन एक रोहित जी के पास पहुंचा और फिर उनसे डिस्कस किया। तब कई चीजें सुन के थोड़ी बहुत बोलने को तैयार नहीं थे। तो हमने कहा कि ज्यादा बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत बोल रहे थे। जी उसके बाद हमने कहा डॉक्टर आरती मिश्रा भी मेरे परिचित है, क्योंकि मैं भाई वो सर्जन रहे तो मेरा मेरा उनसे संबंध था, मुलाकात होती रहती। जी डॉक्टर रंजन जी से भी संबंध था। तो मैं डॉक्टर आरती मिश्रा के पास भी गया। जी मैंने पूछा कि वो कौन थे, मतलब थोड़ा अपने आप को कंफर्म करने के लिए। जी तो उन्होंने मौका देखी वो मेरे गुरु थे। मैंने कहा गुरु लेकिन वो थे कौन? जी अरे बोले वो दस्तानी सन्यासी, वो दस्तानी सन्यासी 10 नामी सन्यासी भाई दस्तानी सन्यासी थे, आपके गुरु थे। जी तो आपके कहीं से तो आए होंगे, जी मगरासी गए होंगे,
बंगाली रहे होंगे, यूपी के रहे होंगे, ब्राह्मण रहे होंगे, ठाकुर रहे होंगे, दलित रहे होंगे, कोई तो रहे होंगे, कोई तो उसका नाम रहा होगा जी। तो जब मैं इतना जानता हूँ कि भारत माता ने जिन बच्चे अपने पुत्रों को जन्म दिया है आज तक, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ पुत्र था। उन्होंने केवल 3 सेंटेंस नहीं बोला कि वो मेरे गुरु थे, मतलब आगे की बातचीत में उन्होंने केवल 3 बातें कही, मेरे गुरु थे, 10 नामी सन्यासी थे और भारत माता के ऐसे पुत्र थे कि जो आज तक थे। जी। इसके अलावा वो बात करने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर बनर्जी के पास में पहुंचा तो डॉक्टर बनर्जी ने पूरी बात मेरी सुनने के बाद उन्होंने केवल अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहा कि वो वही थे, वो वही थे। मैं सोचता रहा, मैं बहुत सोचा मैंने कहा कि एक पुरोहित मान लीजिए कुछ गलती कर सकते हैं। आरती मिश्रा जो 1956 के मास्टर ऑफ सर्जरी है, तो समय अगर 4-5 एक प्रोजेक्ट में हमने कहा कि एमएस है और लंदन जाके उन्होंने सर्जरी और की पूरा वर्ल्ड घूमे हुए हैं। उसके बाद डॉक्टर बनर्जी जो मतलब उस जमाने में डॉक्टर उनकी आई थी होम्योपैथी दवाओं से मरीजों की लाइफ करती थी, जो पूरा वर्ल्ड घूम चुके थे, होगी डाउन टू एक बार डाउन टू थे, दूसरी तरफ ब्लैक व्हाइट मतलब हाई फाई डॉक्टर आरती मिश्रा और डॉक्टर बनर्जी। तो हमने कहा ये लोग गलत तो नहीं होता है, कुछ तो होगा, कहीं कुछ होगा। तो उसके बाद फिर रामकिशोर से ही पता चला कि जब हम लोग टेलीविजन कर किया है जी, तो हम लोग जो इनके साथ लोग कॉन्फिडेंट थे क्योंकि बिल्कुल वो थे, आपस में हम लोगों में कुछ मतभेद हो गया था। हाँ। तो हम लोगों ने उस कमरे से फिर लौटने के बाद किसी को घुसने नहीं दिया और हम लोगों ने 3 कांटे डाल दिए थे उसमें, क्योंकि जब उनकी डेथ हो रही थी गुमनामी बाबा जी, तो डेथ से एक दिन पहले ही जो है उस कमरे का चार्ज और पूरे कैंपस का चार्ज जो है वो आरती मिश्रा ने लिया था और किसी को दरवाजे के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। जी जी जी। और बॉडी भी उन्होंने कोई चीज बताई नहीं और तीसरे दिन हम लोग 3 दिन वही रुके रहे जी, लेकिन तीसरे दिन अचानक 5 बजे दिन भर वो 3 दिन से वो उल्टा सीधा बताते रहे कि कलकत्ता मैसेज भेजा गया है, कलकत्ते से लोग आ रहे हैं। जी, ये सब कहते रहे। जी जी जी, कलकत्ते से लोग आ रहे हैं, ये है वो है, ये सब चीज कहते रहे। लेकिन हम लोग को कुछ बताया नहीं और तीसरे दिन शाम को 5 बजे अचानक उन्होंने कहा कि बॉडी उठाइए और बाहर गाड़ी में रखिए। बॉडी कहाँ ले जानी है ये भी नहीं बताया आरती मिश्रा ने। जी, और क्या तो हम लोग बैठ गए सब लोग, क्योंकि 13 लोग इसलिए हो गए थे साथ में क्योंकि उनके परिवार के लोगों के परिवार के भी लोग लड़का बेटी का भाई, तो हम लोग सीधे जोड़ी की गाड़ी में हम लोग मालूम नहीं था कहाँ ले जाया जा रहा है। हम लोग को ले गए और वहां पे पहले से कार वगैरह सजी हुई थी और तुरंत जो है उनको हम लोगों ने कहा कि भाई अंतिम समय दर्शन करने दे दीजिए। तो उस पर वो नाराज हो गए। डॉक्टर मिश्रा उन्होंने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि ये शरीर भी फिर दर्शन चला जाए, जी चला जाए। जी 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 जी, ऐसी बात है। तो अपनी मिट्टी में मिल जाने दो, कह के उन्होंने बॉडी को सीधा बिगड़ दिया। तो ये सब बातें दिमाग में घूम रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना उनका कमरा देखा जाए। जी,
जिस मकान में फ्लैट में रहते थे, जिसमें अब 3 सालें पड़ गई, जी तो अब क्योंकि हम पत्रकारिता में थे, तो और सबसे बड़े अखबार के नेशनल टीवी के रिपोर्टर थे, तो जिला प्रशासन को मैंने काफी प्रेरित किया कि हम 4-5 लोग उसके अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन बात से और उनका ठीक है, हम सारा तोड़वाते और आप लोग जाइए, लेकिन अंदर जाके बाहर नहीं निकलने देंगे। एक बार अगर बाहर आएंगे तो अंदर नहीं जाने देंगे, और आधे घंटे के लिए हम परफेक्ट कर आधे घंटे और स्थिति में इसके के साथ जाएगा जी। तो हम लोग 4-5 लोग थे, तो समय पे हम लोग पहुंचे, ताला तोड़ा गया उसका, अंदर पहुंचे तो फिर आँख खुल गई। क्या क्या था सर, क्या देखा? कमरे में स्वयं रहते थे, इसमें वो सोते थे, 3 कमरे थे, कमरे में स्वयं सोते थे। वहां पे एक चौकी पड़ी हुई थी, तो चौकी पे गेरुए रंग का पूरा था इंतजाम, कोई सन्यासी है, तकिया लगा हुआ था, बढ़िया तकिया के नीचे पानिया रखवा था, बिल्कुल बोल्टेड था। उसकी तारीख का, जिस तारीख की उसकी डेथ है, 16 तारीख, 16 को डेथ हुई जी, 16 तारीख की। तो वो क्योंकि अखबार था और कमरा देखा, तो उसने पहले तो देखा था पूजा पाठ का सामान, माला वगैरह था, ये सब रखा था, लेकिन वहीं पर उनका वो फूल वाला चश्मा जो नेताजी लगाते थे, नेताजी वाला चश्मा, पेन, टाइपराइटर और ये सब था। मैंने जब अखबार देखा, उसके नीचे से अखबार निकाला तकिए के नीचे से, तो वो अखबार उसमें बहुत बड़े आते थे, लंबे चौड़े जी, और अखबार में कलम में नीचे अगर बहुत ब्लैक होता था, विज्ञापन नहीं होता था, खाली जगह छूटी है जी। उस अखबार को फ्रंट पेज को उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से भर दिया, अंग्रेजी की हैंड राइटिंग से, बांग्ला की हैंड राइटिंग से जी, उन्होंने पूरे अखबार को भर दिया। तो सारे अखबार सर भरते थे कि वही से? जिससे ये पता चले आदमी को कि जिस आदमी की हैंड राइटिंग है वो इस तारीख तक के धरती पर था। तो ये समय में मुझसे एक शोकेस रखा हुआ था जी, तो आदमी की निगाह शोकेस से जाती है, शोकेस में कुछ नहीं रखा था, शोकेस के बीचों बीच एक माचिस की डिबिया रखी जी, देखिए कितना इंटेलिजेंट आदमी था, कितना इंजीनियर जी। तो वो एक शोकेस था, उस शोकेस के बीचों बीच मैंने शोकेस का नीचे का दरवाजा खोला, माचिस को उठाया, माचिस क्यों रखी है, माचिस के अंदर जानते हैं क्या था? कैसे? उनके टूटे हुए दांत, जो उनके दांत जीवन में टूटे होंगे, वो दांत थे ताकि डीएनए टेस्ट हो। और उसके बाद अगर अंदर गए, अच्छा ठीक पीछे बहुत इजी इंपॉर्टेंट बात, उनके बेड के पीछे दीवार के ऊपर दीवार जब उस जी के जो माता पिता थे जी, उनकी काफी बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई, उससे माला चढ़ा हुआ, यानी इस पर रोज फूल का माला चढ़ाते थे। जब हम लोग थे तो फूल का माला सूख चुका था, तो सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की वो फोटो की नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है जी, क्योंकि अचानक आपने कहा बोल देंगे जी जी, तो उनके माता पिता का नाम नहीं आ जा रहा है, तो दिमाग से ये आया कि कोई दूसरे के माता पिता की जो लगाएगा, मान लीजिए कभी सुभाष चंद्र बोस की कोई प्रशंसक थे या उनके कोई शिष्य थे, तो पीछे सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाते जी, उनके माता पिता की फोटो क्यों लगाते जी। उसके बाद हम लोग अंदर जाते गए, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली, सैकड़ों किताबें थी, हजारों मतलब समझ लीजिए जी, और कोई भक्ति भावना वाली किताबें थी, सारी पॉलिटिकल सेफ्टी की बुक, सारी अंग्रेजी में बुक्स जी, मतलब इंडिया से रिलेटेड जितनी बुक्स हो सकती थी जी, फ्रीडम से रिलेटेड,
इन्वेस्टिगेशन फ्रीडम एंड मिडनाइट से लेके और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तक की सारी बुक्स उसके अंदर। उसके बाद फिर लिखा कि कार्टन के कार्टन टिकट फाइल टिकट सीधे थे वो, तो डब्बे के डब्बे भरे हुए थे वहां पर टिकट फाइल सिगरेट थे, उसमें डिटेल से आती थी टिकट फाइल सिगरेट, और वो चीज स्मोकर ओह सिगरेट सिगरेट और इसके अलावा फाइल पीते थे, फाइल पी वहां। ओह तो क्या जब हफ्ते खुले तो हफ्ते में जो है वो उनके बचपन से लेके और वर्तमान तक की फोटो, माता पिता भाई बहन सब फोटो के एल्बम, दर्जनों की तादाद में फोटोग्राफ किए हो, और हजारों की तादाद में टेलीग्राम से 1962 से शुरू हुए थे वो टेलीग्राम, जो 23 जनवरी को आते थे, साथ पूरे इंडिया से तार आते थे। 1 जनवरी जो है की डेथ थी, जी तो हर बर्थडे का मतलब सैकड़ों की डेटिंग बैक टू 60 जी और इंग्लैंड लेटर, रजिस्टर लेटर, लेकिन ज्यादातर जो लेटर थे बंगाल या टेलीग्राम थे वो पवित्र मोहन राय नाम आया, डॉक्टर पीएम राय, डॉक्टर पवित्र मोहन राय, वो लीला गुहा, ये सब तमाम नाम आए थे। अब ये सब क्लियर तो उससे क्लियर हुआ कि नहीं इन्वेस्टिगेशन से करना चाहिए, हमने अपने टीचर को बताया जी, तो जब वहां हम लोग निकले जी देख की आंखें खुल गई जी तो उससे लेके 3 दिन तक उसने निकाला था मैंने जी कि ये व्यक्ति जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई ना ही शिष्य है और ना ही उसका कोई प्रशंसक है। जी उनका प्रशंसक या उनका शिष्य नहीं। जी दूसरा निकाला था जो भी व्यक्ति ये थे, ये उच्च स्तर के संत, मतलब उच्चतम स्तर के संत। जी और तीसरा निकाला था मैंने कि ये किसी भी हालत में नेताजी का बहरूपिया नहीं होता। जी या कोई आदमी ऐसा जो अपने आप को बहरूपिया के रूप में पेश कर करने की सोच रहा हो, जी ये नहीं। ये तीन डिस्कस मैंने निकले थे कि अब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन अपने एडिटर से कहा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का आदेश का साधन मुहैया कराए। फिर नेपाल से लेके और भारत के अंतिम कोने तक 3 महीने तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। हमको टीम में मेंबर भी उन्होंने, दिल्ली से रिपोर्टर भी उन्होंने भेजा, अपने दिल्ली के रिपोर्टर को भेजा, जी तो वो 1-3 महीना हमारे साथ रहे। जी और इसकी वो बहुत बड़े विस्तार में जो हम लोगों ने 3 महीने इन्वेस्टिगेशन किया जी और उसके बाद तो सर ये जो सर जो 3 महीने वाला है जो इन्वेस्टिगेशन है आपका नेपाल से लेकर के, तो क्योंकि वो नेपाल से ही सुना जाता है कि नेपाल से ही उनके पिताजी फिर पता नहीं सीतापुर की नैमिषारण्य सर। नेपाल से लेकर ये तिब्बत के बॉर्डर तक गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। जी जी, तो इस पे हम फिर से कर लेंगे, लेकिन सर कुछ एक और सवाल कि उनकी बेटी भी आई थी यहाँ सर, तो क्या आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद भतीजी बहन भतीजी आई हो गई जब उन्होंने उनकी ऐसा था कि इनके जो शरद चंद्र जी वो खोसला कमीशन के मेंबर भी थे। जी 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 तो खोसला कमीशन में उन्होंने डिसेंटिंग रिपोर्ट दिया था, विरोध से रिपोर्ट दिया था, लेकिन उनके विरोध की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना जी उनकी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना खोसला कमीशन ने फैसला डिसीजन दे दिया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो
भाई दुर्घटना में मारे गए। जी तो फिर करमचंद बोस ने एक रिपोर्ट की, जिसका नाम था डिसेंडिंग रिपोर्ट, जी उसका बुक लिखी, जी कितनी मोटी बुक थी। जी उस बुक को करमचंद बोस की वाइफ जी मतलब सुभाष चंद्र बोस की भाभी जी उसकी काफी गुमनामी बाबा होगी, इनको पढ़ने वाले बाबा हो गई। और उसमें आप कोई भी किसी को भेजते हैं तो उसके कवर पेज पे जो पहला पेज होता है उसके ऊपर लिखते हैं। जी उसमें उन्होंने बंगला में लिखा था, इसका हिंदी रूपांतरण बता रहे हैं कि चिरंजीव देवर को जैसे भी हो जहां भी हो जी ये पुस्तक आज से लिखा था और नीचे अपना हस्ताक्षर किया। जी ललिता बोस उनकी भतीजी आई थी, जब उन्होंने उसको देखा जी तो बिल्कुल आप मुझे कहा मार के रोने लगी, उनका एक मेरी मार की आई। ओ तो सर जो जो सर जो रिपोर्ट आई खोसला की सर, तो उनके भाई जो उसमें मेंबर थे, तो क्या सर तो सुभाष चंद्र जो खोसला जो रिपोर्ट आई थी खोसला कमीशन वाली। देखिए तीन कमीशन बैठे हैं जी एक तो सबसे पहले शाहनवाज कमीशन बैठा था। जी सबसे पहले तो शाहनवाज कमीशन बैठा था। जी उसके बाद मांग पड़ता शाहनवाज तो उन्हीं के आदमी थे कांग्रेस पार्टी के, जी क्योंकि उनके साथ थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में डिप्टी मिनिस्टर हो गए थे जी सेंट्रल गवर्नमेंट में। जी लेकिन उसके बाद खोसला कमीशन बनाया गया, वो एक जज के अंदर में था। जी खोसला कमीशन में कुछ कार्रवाई हुई, जी लेकिन खोसला कमीशन ने भी सरकार ने जो कहा वही कर दिया। आपने कहा ना कि करमचंद बोस की जो डिटेक्टिव रिपोर्ट थी, करमचंद बोस में मेंबर थे खोसला कमीशन, जी और खोसला कमीशन की फाइंडिंग से तो उसका अनुमोदन नहीं कर रहे थे, वो अपनी बात कह रहे थे जो उनको मिली। जी तो सर एक चीज की जो ये जो और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तीसरा कमीशन बनाया जी और वो था मुखर्जी कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर की बात कर। तो जो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया उसमें क्या आया सर, छन के क्या आया? उसमें तो देखिए उसमें दो चीजें आ गई। एक चीज तो ये आ गई थी कि 18 अगस्त को भाई दुर्घटना नहीं, जी भाई कहीं उससे तक कोई हवाई जहाज हुआ, ये वहां की गवर्नमेंट ने लिख दिया, जी ये वहां की गवर्नमेंट ने लिख के दिया। जी क्या हमारे यहाँ 18 तारीख को होगी, 18 तारीख से 15 दिन पहले और 18 तारीख से 15 दिन बाद इस क्षेत्र तक कोई वायु दुर्घटना नहीं हुई, और 18 तारीख को तो यहाँ तक कोई हवाई जहाज हुआ था न उतरा। तो सर जो जो ये जो लगता है इल्जाम की उस समय की सरकार ने जो इनको इनको न्याय नहीं दिया, तो सर क्या उससे ये बात? न्याय की बात नहीं है, हाँ सर न्याय की बात नहीं है, जी लेकिन न्याय की बात नहीं है। ये हम बात पे डिस्कस करेंगे इसको। जी न्याय की बात नहीं है जी वो जो भारतवर्ष में रहे, जी मैंने आपसे कहा ना कि मेरे घर आईपी आ गई, जी तो जो भारतवर्ष में जितने भी रहे भारत सरकार की ही निगरानी में ही निगरानी सरकार के संरक्षण है जी देखिए अंतरराष्ट्रीय दबाव से कई अंतरराष्ट्रीय फैक्टर के इन्वॉल्व। जी ये तो सुभाष चंद्र बोस को बचाने का काम हुआ, नहीं तो देखिए जापान के इन्होंने इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य पर अटैक किया। जी 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 उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही जी ये युद्ध को ब्रिटिश पर हमला नहीं माना गया था जी उनके द्वारा किए गए अटैक को मित्र राष्ट्रों को हमला माना गया। जी मित्र राष्ट्रों के जिन लोगों ने हमले किए थे, चाहे जापान ने किया हो, चाहे इटली ने किया हो, चाहे जर्मनी ने किया हो, उस सबका न्यूज़ पर ट्रायल हुआ था, उन सबको फांसी की सजा दी गई। जी तो ये सब बहुत से फैक्टर थे। तो जो जो सर ये लोग बोल डिस्कस करेंगे।
तो ये लोग बोलते हैं सर, जो इनके इन्वेस्टिगेशन से या जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, जैसे अनुजधर हुए या चंद्रचूड़ हुए, या चंद्रचूड़ तो नहीं बोलते हैं लेकिन हाँ चंचूर है, चंचूर है, चंचूर, चंचूर है। चंद्रचूड़ तो नहीं बोलते हैं लेकिन अनुजधर बोलते हैं सर कि ये वो समय की सरकार ने बहुत ज्यादती की, वो नहीं आने दिया, फैसला नहीं आने दिया, ये सारी चीजें तो सर। वो देखिए, वो तो इसका पॉलिटिकल वो है। अरे इंदिरा गांधी से मिलने आई थी अयोध्या। हाँ तो सर, जो इंदिरा गांधी से इंदिरा जी जो, प्रणब मुखर्जी उनसे मिलने आए। प्रणब मुखर्जी उस समय विदेश मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी उनसे मिलने के लिए उनका वीटू आए, बिना बताए है, और मोटरसाइकिल पर बैठ के आए वहां तक लखनऊ मुक्ति तक। जी जी, तो वहां के लक्ष्मण, मैं बचपन में सर मैं रहता था अयोध्या में। उनके जो रोज उपाध्याय जी, जी वो उनको अपनी मोटरसाइकिल बिल्डा धर्मशाला से बिठा दिलाए। बिल्डा धर्मशाला तक वो टैक्सी से आए, और जबकि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। जी जी, तो सर उसने मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बाद में डिस्कस करेंगे क्या कंट्रीज इन्वॉल्व। जी जी, जिन्होंने ये पूरे उनको वीजा बचाने में पूरा प्लान रचा, उसमें जापान जिम्मेदार है, उसमें चीन जिम्मेदार है, उसमें रूस जिम्मेदार है, उसमें ब्रिटेन जिम्मेदार है। तो चार कंट्रीज ऐसी जिन्होंने उनको वार क्रिमिनल होने से बचाए रखने में वोट करेंगे। जी उसका विरोध कोई नहीं कर। ये तभी हो पाएगा जब इंडिया नंबर 1 पावर बन कोई समय आएगा, तो इंडिया नंबर 1 पावर हो जाए, जैसे जी अमेरिका की तरह पावरफुल हो जाए, नंबर 2 पावर हो जाएगा, तो फिर डिक्लेयर करने। जी जी जी, चलिए सर, इस चीज को यहीं रोकते हैं सर, दोबारा हम लाइव करेंगे सर। जो 3 महीने का आपका इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा रहा है उस पर सर बातचीत करेंगे सर। आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार कि आप हमसे जुड़े, हम सभी मित्रों को आपने बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम।